नमस्कार साथियों। YouTube चैनल अजीत सिंह फोगाट पे एक बार फिर से आपका स्वागत है एक बेहतरीन सेशन के साथ। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके का एक बेहतरीन टॉपिक है जो आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प और काफ़ी मदद भी करेगा। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा आज का राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में? राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल के बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, तो राज्यपाल का टॉपिक हम आज पढ़ते हैं। राज्यपाल यानी कि गवर्नर, स्टेट गवर्नर के बारे में बात करेंगे। राज्यपाल, गवर्नर। देखिए प्यारे बच्चों, गवर्नर के बारे में बात करूं, राज्यपाल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस सेशन को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, हाँ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको इस थ्योरी क्लास को लास्ट तक लेके जाऊंगा। ठीक है, हरियाणा जी के आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट तक पढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिए बच्चे। देखो, राज्यपाल के बारे में बात करूं मैं, तो राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? एक राज्य का एक राज्यपाल। ठीक है, हाँ, ये संविधान में इसके बारे में बात कही गई है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करूं मैं, तो उसमें इसको डिफाइन किया गया है इस आर्टिकल में कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन मिलता है संविधान के अंदर। ठीक है, अब आगे चलें, तो राज्यपाल के बारे में कुछ एक्टिविटी हैं, जैसे कि राज्यपाल शपथ किससे लेता है, इसका कार्यकाल कितना होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो राज्यपाल शपथ लेता है किससे? यह शपथ लेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। किससे लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से शपथ लेता है। जो स्टेट का हाई कोर्ट होता है उससे ये शपथ लेगा, राइट। और इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति वो कौन करेगा? तो ध्यान देंगे आप, इसकी नियुक्ति करेगा देश का राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है जी, हाँ, तो इसको भी आप लिखेंगे साथ साथ, जो है शपथ और इसकी नियुक्ति। देखो बच्चे, राष्ट्रपति जो है ना, वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। राज्यपाल का कोई इलेक्शन नहीं होता, नहीं पता हो तो। ठीक है, आपको बता दूं यहां पर मैं, हाँ, राज्यपाल का कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? हमेशा देश का राष्ट्रपति करता है, नहीं पता हो तो। ठीक है, और हाँ, इलेक्शन नहीं होते इसे, इसके लिए कभी भी राज्यपाल के लिए कोई भी इलेक्शन नहीं होता। इसकी नियुक्ति हमेशा देश का राष्ट्रपति करेगा। और इसका बात करें नियुक्ति के बाद, तो इसकी न्यूनतम आयु बनने के लिए कितनी चाहिए? इसकी न्यूनतम आयु बनने के लिए 35 वर्ष होने चाहिए। कितने चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो बकायदा कौन? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, हाँ, तो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो राज्य का राज्यपाल। ये भी आप ध्यान में रखेंगे बात। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, तो ये आर्टिकल है राज्यपाल का। अब देखिए, इसका जो वेतन होता है वो कितना होता है राज्यपाल का? आप बताएंगे मुझे, आप इसका वेतन कितना है? तो राज्यपाल का जो वेतन है वो 3,50,000 रुपए होता है। कितना होता है? 3,50,000 रुपए राज्यपाल का वेतन होता है। और ये वेतन मिलता कहां से है? तो ये राज्य की संचित निधि से मिलता है। राज्य संचित निधि क्या होती है?
राज्य संचित निधि, यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, हाँ, क्या है? स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो क्या होता है? देखिए, राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है। इसका वेतन राज्य संचित वही निधि से मिलता है। ठीक है, राज्य संचित निधि से इसका वेतन भी दिया जाता है। स्टेट कंसोलिडेटेड फंड, यहां लिख देता हूं मैं, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। तो यहां से इसको वेतन दिया जाता है। राज्य की संचित निधि क्या होती है? एक नेक्स्ट पे ले लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। देख लो, राज्य की संचित निधि जो है वो क्या होगी। तो यहां पर मैं बात करूं मैं राज्य संचित निधि के बारे में। देखिए, जो राज्य संचित निधि होती है, राज्य संचित निधि, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है, जो पैसा आता है, रकम आती है, वो राज्य के अप्रत्यक्ष कर से आती है। किससे आती है? राज्य के अप्रत्यक्ष से कर से ये सारा पैसा आता है। यानी स्टेट का जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारा पैसा वहीं से कलेक्शन होता है इसका, इसके अंदर। ठीक है, सारा का मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट टैक्स सारा इसी में आ गया, उससे अपने की डेवलपमेंट के लिए बने और डिपार्टमेंट की जो है स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यानी कि डिपार्टमेंट उसको जो कंट्रोल करेगा वो और डिपार्टमेंट के अंदर भी लगता है। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर। लेकिन मतलब इसमें जो पैसा आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। कहने की बात ये है, इनडायरेक्ट टैक्स का सारा पैसा नहीं, क्या है, मैंने ये बताया है कि इसका जो सारा पैसा है वो आता कहां से है? वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है स्टेट के अंदर। ठीक है, राज्य के अप्रत्यक्ष कर से इसमें पैसा आता है। तो लिख देते हैं, राज्य के अप्रत्यक्ष कर, राज्य के अप्रत्यक्ष कर से यहां पर पैसा आता है। और बात करूं मैं राज्य की संचित निधि से, तो यह इससे वेतन दिए जाते हैं। किस किस के वेतन मिलते हैं राज्य में? हाँ देखो, एक होती है सेंटर की, एक होती है स्टेट की, दोनों में डिफरेंस नहीं पता हो तो। एक तो सेंटर की कंसोलिडेटेड फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, एक स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है। यानी कि एक तो देश की संचित निधि होती है और एक राज्य की संचित निधि होती है। यानी क्या होगी? एक तो देश की होगी संचित निधि और एक क्या होगी भाई? राज्य की एक भाई संचित निधि होगी। नहीं पता होती, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इसमें संविधान का अनुच्छेद तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो संचित निधि भारतीय संविधान में अनुच्छेद किस में आती है? ये 266 में आती है। किस में आती है? 266 में। संचित निधि संविधान के अनुच्छेद नंबर 266 में, आर्टिकल में इसको डिफाइन किया गया है, आर्टिकल के अंदर। ठीक है, और इससे सारे के सभी वेतन किस किस को मिलते हैं? तो यहां से मिलते हैं वेतन राज्य के राज्यपाल को। किस किस को मिलते हैं? राज्य के राज्यपाल, राज्यपाल को मिलता है वेतन। यहां पर मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है। किसको मिलता है? मुख्यमंत्री को वेतन मिलता है। भाई यहां पर किसको वेतन मिलता है? राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को, मुख्य राज्य के भाई कैबिनेट मंत्रियों को वेतन मिलता है। राज्य के जितने भी एमएलए हैं उनको वेतन मिलता है।
ठीक है। और अब राज्य में तो वैसे तो एमपी भी होते हैं, लेकिन एमपी किसके लिए हैं? सेंटर के लिए चुने जाते हैं। तो सेंटर के लिए चुने जाते हैं तो उनको देश की संचित निधि से पैसा मिलेगा ना, ऐसा नहीं राज्य की संचित निधि से पैसा यहाँ पर मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो स्टेट के अंदर काम करते हैं उनको स्टेट की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। जो सेंटर लेवल के लिए है उनको सेंटर की संचित निधि से पैसा मिलेगा। जैसे कि बात करूं मैं, राज्यपाल है तो इसको राज्य की संचित निधि से पैसा मिलता है। राज्यपाल के इसको कंपेयर करें हम लोग तो इसके कंपेरेटिव सेंटर में कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को देश की संचित निधि से वेतन मिलेगा। और राज्यपाल किसका होता है? राष्ट्रपति के कंपेरेटिव जो है स्टेट में बात करें तो प्रेसिडेंट के कंपेयर में स्टेट में क्या है? राज्यपाल। तो राज्यपाल को राज्य की संचित निधि से वेतन मिलता है, ठीक है। हाँ, तो सेंटर का है तो सेंटर की संचित निधि से पैसा, और जो स्टेट लेवल की पोस्ट है उसको स्टेट की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, ठीक है। हाँ, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और एमएलए ये स्टेट लेवल के होते हैं, और एमपी जो हैं वो सेंटर के लिए जाते हैं, तो सेंटर की संचित निधि से उनको वेतन मिलता है, वो लोकसभा में जाते हैं, ठीक है, और राज्यसभा के अंदर दोनों में। उसके बाद भाई यहां पर और किसको वेतन मिलता है? अगर विधान परिषद हो किसी राज्य में तो उसको एमएलसी को भी मिलेगा। देखो हरियाणा में विधानसभा की जो कंडीशन है वो उसको कंप्लीट जो पूरा करता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहां पर एमएलसी तो बनते नहीं है, लेकिन यूपी में आप जाओगे वहां पर एमएलसी बनते हैं, क्योंकि सभा है हरियाणा में, विधान परिषद नहीं है। और विधान परिषद तो वहीं बनती है जिसका क्या है, जहां पर सदस्यों का उसके लिए कंडीशन होती है, ठीक है। हाँ, उसके लिए कंडीशन क्या होती है? मान लीजिए कि किसी भी स्टेट के अंदर विधानसभा की जो सीट होंगी उसका 1/3 सदस्य, ठीक है, 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो वहीं पर विधान परिषद बन सकती है। मतलब मान लीजिए कि विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम, विधानसभा की सीट 120 है ना, तो उसका 1/3 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगी? विधान परिषद बन जाएगी। हरियाणा में ये टोटली जो है ये फिट बैठता नहीं है फॉर्मूला, क्योंकि हरियाणा में 90 सीट है विधानसभा की, और 90 का 1/3 करें तो यहां पर 30 ही बनता है, और 30 क्या होगा? 40 सीटों से कम होगा। और मैंने कंडीशन क्या बताई है? विधान परिषद उसी स्टेट में बनेगी जिस स्टेट में विधानसभा की कुल सीट का 1/3 40 सीटों से कम ना हो, यानी कि न्यूनतम विधानसभा की 120 होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये बन पाएगी। क्या बताया बच्चों मैंने यहां पर? विधान परिषद उसी स्टेट में बनती है जिस स्टेट की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 40 से कम नहीं होना चाहिए। 1/3 40 उसी का बनेगा जहां पर विधानसभा की 120 सीट हो, हरियाणा में तो 90 है, तो यहां पर एक फॉर्मूला फिट नहीं बैठता, तो इसलिए यहां पर विधान परिषद है नहीं। लेकिन राज्य में वेतन विधान परिषद के एमएलसी को मिलता है, जहां पर एमएलसी हो तो वहां पर एमएलसी को भी मिलेगा, ठीक है। एमएलए और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। हाँ, तो हरियाणा में तो है नहीं, तो जिक्र भी नहीं किया हमने, ठीक है। अब देखिए बच्चे, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, एमएलए, एमएलसी और जितने भी जो है हरियाणा के नगर निकाय, जितने भी नगर निकाय है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं और जितने भी पंचायती निकाय है, इनके प्रधान, ठीक है, पंचायती राज निकाय जो है, इनमें जितनी भी पोस्ट आती हैं तो सभी का वेतन यहीं से मिलता है जी, राइट, ध्यान रखियो आप लोग। और संचित निधि से विधानसभा का खर्च भी होता है। संचित निधि से विधानसभा का खर्च भी किया जाता है, विधानसभा खर्च यहीं से किया जाता है। मतलब संसद के खर्चे इंडिया में देश की संचित निधि से होते हैं, और राज्य में विधानसभा के खर्च राज्य की संचित निधि से होते हैं, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग इनके बारे में बात। आर्टिकल 266 में, और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्स से पैसा आता है, इसका खर्च और इन सभी के वेतन यहीं से दिए जाते हैं। इसके ऊपर अधिपत्य किसका होता है? ये किसके अधीन होती है? तो राज्यपाल के पास इसके ऊपर पावर होती है। राज्यपाल के पास इसके ऊपर पावर है, और राज्यपाल इससे पैसा इस्तेमाल कर सकता है, अपने निजी खर्चे के लिए नहीं कर सकता। इससे राज्यपाल पैसा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कहां पर कर सकता है? कोई आपातकालीन कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, महामारी, डिजास्टर, त्रासदी, बाढ़ पीड़ितों के लिए,
या फिर मैं कह सकता हूं अकाल पड़ जाता है, सूखा, ओलावृष्टि हो जाए, किसानों के लिए राहत पाने के लिए उनको राहत को उसकी राशि दे सकता है, यहां से कुछ पैसा दे सकता है, नहीं पता हो तो, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। राज्यपाल यहां पर इससे आपातकालीन खर्च के लिए पैसा निकाल सकता है। आपातकालीन खर्च के लिए पैसा निकाल सकता है। आपातकालीन खर्च के लिए क्या कर सकता है? आपातकालीन खर्च के लिए निदान कर सकता है ये, ठीक है। और आपातकालीन खर्च में क्या क्या आएंगे, ये मैंने आपको अभी भी मैंने बता ही दिया, यहां पर मैं लिख भी देता हूं। इसमें सारे आ जाते हैं, इसमें आ जाता है महामारी, जैसे कोविड आया था, कोरोना, कोई भी महामारी आ जाए उसमें दे सकते हैं। और बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी डिजास्टर हो जाए ना, डिजास्टर यानी कि त्रासदी में कुछ भी आ सकता है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, एक्टिविटी कुछ भी त्रासदी में लिख दीजिए। डिजास्टर में काफी एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। और क्या है, और इसमें सूखा, क्या है, सूखा के अलावा अकाल पड़ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, तो ये एक्टिविटीज के लिए पैसा दे सकता है राज्यपाल, ठीक है। हाँ जी, ये है संचित निधि, कंप्लीट मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि पॉइंट के ऊपर, बैक में पीछे आ जाते हैं वापस जो है राज्यपाल के ऊपर। तो इसकी शपथ, नियुक्ति, न्यूनतम आयु और इसका वेतन, और अनुच्छेद 172 में, ठीक है। चलिए अब देखिए, राज्यपाल के बारे में बात करें तो यहां पर क्या है, एक्टिविटीज और क्या होंगी देखते हैं। राज्यपाल देखिए, सबसे पहली बात, राज्यपाल राज्य में क्या होता है, राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। क्या होता है राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति? राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। क्या होता है? कुलपति बोले तो चांसलर, कुलपति यानी कि चांसलर कहेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर। देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पेज लेते हैं एक छोटा सा। इंडिया में जो यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी, भारत में विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटियां। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी दो टाइप की होती हैं। इसमें एक तो है केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और एक होती है स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी कि राज्य विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय, दोनों में डिफरेंस है। देखो, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसका तो कुलपति हमेशा देश का राष्ट्रपति होता है। कौन होता है इसका कुलपति? देश का राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब राष्ट्रपति की इक्वल क्या होता है? राज्यपाल। देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। देश में केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य में राज्य विश्वविद्यालय, ठीक है। समझ तो गए होंगे आप आसानी से, बिल्कुल। मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया है कि यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो इंडिया में दो टाइप की होती हैं, ठीक है। और दो टाइप आपके सामने यूनिवर्सिटी कौन से हैं? देखिए,
एक तो भारत में अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी है, एक तो है सेंट्रल और एक कैसी है, स्टेट यूनिवर्सिटी। कैसी है बच्चे, एक है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी। हाँ जी बिल्कुल। तो इंडिया में दो टाइप की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा राष्ट्रपति और स्टेट यूनिवर्सिटी का कुलपति होगा राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति देश का है, राज्यपाल राज्य का है। राष्ट्रपति देश का है तो देश की यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल का ही कुलपति हो सकता है। और राज्य, राष्ट्रपति के कुल राज्य में क्या होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल राज्य की लेवल की यूनिवर्सिटी का ही कुलपति होता है। इसलिए हमेशा यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर ही बनाए जाते हैं, क्योंकि चांसलर का पद किसके पास, राज्यपाल के पास होता है। ठीक है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का राष्ट्रपति के पास। तो राज्य विश्वविद्यालय का इसका कुलपति कौन होगा जी, इसका कुलपति होगा राज्यपाल, स्टेट गवर्नर। ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होगा, चांसलर ऑफ ए स्टेट गवर्नर। ये कौन होता है, स्टेट गवर्नर होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन भारत में एक अपवाद है इसमें, वो मैं यहीं लिखवा देता हूं, अपवाद। क्योंकि देखो इंडिया में कई चीजों में अपवाद तो है ही, आपको बता दें। अपवाद क्या है इसमें, इसमें एक एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल कौन सा है, एक देश की ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका चांसलर राष्ट्रपति की बजाय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है, उस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्व भारती विद्यापीठ। क्या नाम है, विश्व भारती विद्यापीठ उसका नाम है, जिसके चांसलर कौन है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होना तो चाहिए कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बता दिया, क्योंकि मैंने वो क्लैरिटी की यहां पर, जो क्या कि क्लैरिटी ये की है कि देश की यूनिवर्सिटी का चांसलर राष्ट्रपति होता है, लेकिन यहां पर अपवाद किसका है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सेंट्रल है और फिर भी उसका चांसलर राष्ट्रपति नहीं, कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, वो ही अपवाद है। तो उसका क्या नाम है, विश्व भारती विद्यापीठ। और विश्व भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय का ये कहां है, कलकत्ता में है। विश्व भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय यह है कोलकाता में। और इसका कुलपति है प्राइम मिनिस्टर, पीएम नरेंद्र मोदी। राइट, ठीक है, हाँ जी। तो ये आपके सामने यूनिवर्सिटी है, इसको आप पे देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग इसमें साथ साथ जो है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब टॉपिक कर रहे थे हम राज्यपाल, इनकी उसमें बैकग्राउंड में आ जाते हैं, बैक पेज ले लेते हैं। देख लीजिए, तो वापिस यहीं पर आ गए हैं। तो राज्यपाल क्या बताया, राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति। नेक्स्ट पॉइंट, अब उसके बाद बात करूं मैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल है, राज्यपाल यह उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता, यह उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बात, उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता। वजह क्या है आपको बताऊं मैं। देखो, स्टेट गवर्नर या आईएएस अधिकारी हैं, इनको होम स्टेट नहीं दिया जाता। ठीक है, यानी कि ताकि करप्शन यानी कि पीक लेवल पे ना बढ़ सके। अलग अलग होंगे तो उनमें बैलेंस रहेगा। स्टेट गवर्नर दूसरे स्टेट का होगा, मुख्यमंत्री उसी स्टेट का होगा, और आईएएस कैडर को भी कई बार क्या है, वहां पर भी यानी कि होम जोन है भाई, होम स्टेट शायद ना मिले। ठीक है, तो तीनों को बैलेंस रखते नहीं, पता हो तो, इसलिए बताया मैंने आपको।
हरियाणा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री तो इसी राज्य का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राज्यपाल हरियाणा का व्यक्ति नहीं, दूसरे राज्य से व्यक्ति आएगा हरियाणा का राज्यपाल बनने के लिए। मे बी राजस्थान, हिमाचल, ठीक है, कहीं का भी बन जाए, आके वो हरियाणा का बन जाएगा। हाँ, हरियाणा के जो लोग हैं, हरियाणा के जो व्यक्ति हैं, वो दूसरे राज्यों में जाके राज्यपाल बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, जैसे कि आपको मैं बताऊं, मैं हरियाणा की तरफ से एक लेडी थी, फर्स्ट लेडी, जो दूसरे राज्य में जाके राज्यपाल बनी थी, जिसका नाम क्या था? चंद्रावती नाम था। क्या नाम था? चंद्रावती नाम। चंद्रावती जो है, आपको बता दें, ये कहां से है? ये चरखी दादरी जिले में एक तहसील है बाडडा, ठीक है, और बाडडा तहसील में वहीं पर नजदीक ही बिल्कुल एक गांव पड़ता है, डालावास। कौन सा गांव है? डालावास गांव, ठीक है। वो डालावास गांव की है रहने वाली चंद्रावती। तो श्रीमती चंद्रावती जो थी, उनके पिता फौज में थे, आपको बता दूं, और चंद्रावती हैं, वो काफी बार एमएलए भी रह चुकी हैं, एमपी भी रह चुके हैं। चंद्रावती ने किसी जमाने में है ना बंसीलाल को हरा दिया था, नहीं पता हो तो आपको बता दें, चौधरी बंसीलाल को सन 1977 के इलेक्शन में चंद्रावती के से हार मिली थी बंसीलाल को। चंद्रावती 1977 के भिवानी की एमपी लोकसभा की सीट से जीत दर्ज की थी, और काफी एक्टिव लेडी थी राजनीति में, ठीक है, काफी एक यूं कह सकते हैं साफ और सुथरी छवि का राजनीति में नाम रहा है। किसका? श्रीमती चंद्रावती का। चंद्रावती जो है वो, उन्होंने यानी कि उस टाइम पर, उस जमाने में ग्रेजुएट भी किया, ठीक है, उसके बाद वो महाअधिवक्ता भी रही चंडीगढ़ में, पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है, भाई लॉ किया था उन्होंने। उसके बाद और भी क्या किया, महाअधिवक्ता के अलावा वो एमएलए भी चुनी गई चंद्रावती, ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो चंद्रावती एमएलए भी चुनी गई थी। सन 1954 में एमएलए भी चुनी गई थी, राइट, ठीक है। और क्या है इसके अलावा बात करूं मैं, एमएलए, महाधिवक्ता, और चंद्रावती हरियाणा की तरफ से पांडिचेरी की राज्यपाल, यानी कि वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं उपराज्यपाल, तो वो भी रह चुकी है, नहीं पता होती, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो राज्यपाल क्या लिखवाया मैंने यहां पर, ध्यान देने वाली बात है, यह उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, तो ये पॉइंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप को ध्यान में देना, ठीक है। अब देखिए बच्चे, अब मैं बात करता हूं मैं इसके बारे में, थर्ड पॉइंट क्या है इसके बारे में। राज्यपाल है ना, हरियाणा में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष भी होता है। एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, उसका अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होता है। बाकी सभी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन हमेशा कौन होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट होगा, नहीं पता हो, ये बात ध्यान दीजिए आप लोग। मैंने क्या बताया, मैंने हरियाणा के जितने भी बोर्ड है ना, जो कि यानी कि डेवलपमेंट बोर्ड, ये नहीं कि सारे बोर्ड, बोर्ड का मतलब तो यहां पर और भी काफी आगे, ठीक है, बोर्ड तो अपने किसी का भी हो सकता है, ये नहीं कि यहां पर कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का भी हो गया, ऐसा नहीं। डेवलपमेंट बोर्ड, कोई किसी विकास के लिए बोर्ड बनाया गया हो। हरियाणा के सभी डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा चीफ मिनिस्टर होता है, ऑल ओवर का, लेकिन एक अपवाद छोड़ के, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होगा, ये बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखवा देता हूं, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, इसकी स्थापना सन 1963 में की गई थी, और इसका अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होता है, ठीक है। क्या होता है जी? राज्यपाल। तो ऊपर मैं एक लाइन लिख देता हूं, इन सब का ये अध्यक्ष है, यहीं पे लिख दिया मैंने, एक ही लाइन में, बार बार नहीं लिखेंगे, इन सब का अध्यक्ष, ठीक है, इस बोर्ड का, राज्य विश्वविद्यालय का, ठीक है, यही होता है। अब देखिए बच्चे, अब उसके बाद ध्यान दें यहां पर राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल और यानी कि किस एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करता है, देख लें राज्यपाल के बारे में। तो देखिए, एक बार हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है, ये मस्ट है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है हमेशा। और शपथ लेकिन किससे लेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब देखो,
एक एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है इसका। एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का बन सकता है। एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपना बोलता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है जी। ठीक है, हाँ, तो यहां लिख देता हूं मैं, राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए जी, ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद अब राज्यपाल की पावर देख लेते हैं, इसकी शक्तियां, इसके पास पावर कौन सी है, पावर भी तो पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट पेज लेता हूं, यहां पर देखिए, पावर ऑफ ए स्टेट गवर्नर, पढ़ लेते हैं इनको भी हम लोग। राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की शक्तियां कौन सी, इसके पास पावर कौन सी है। ठीक है जी, चलिए, देखिए जी, क्या है सबसे पहली पावर, देख लेते हैं इसकी। इसके पास पावर है सबसे पहले अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बिल। कौन सी है, ऑर्डिनेंस बिल की। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है किसी राज्य में राज्यपाल। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल। अध्यादेश क्या होता है, थोड़ा सा देख ले अध्यादेश बिल के बारे में। इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस बिल। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस बिल। तो इसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूं, तो यहां तो और एक्टिविटी भी करेंगे राज्यपाल के बारे में, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। देख लेते हैं, देखो, ऑर्डिनेंस बिल। ठीक है, ऑर्डिनेंस बिल भी कौन सा, स्टेट का लिखना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि सेंटर का भी होता है। ठीक है, तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। स्टेट ऑर्डिनेंस बिल, देख लीजिए, राज्य का अध्यादेश। ठीक है, राज्य का अध्यादेश बिल क्या होता है, देख लीजिए। अध्यादेश सबसे पहली बात संविधान के किस आर्टिकल में है, यह संविधान के अनुच्छेद नंबर 213 में। किस में है, 213 में, आर्टिकल 213 में डिफाइन किया गया है द स्टेट ऑर्डिनेंस बिल। ठीक है, हाँ, द स्टेट ऑर्डिनेंस बिल हैज डिफाइंड इन आर्टिकल 213 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान में इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद नंबर 213 के अंदर। ठीक है, अब बात की जाए इसके बारे में, अध्यादेश बिल के बारे में, तो जो अध्यादेश बिल है ये हमेशा इंग्लिश भाषा में जारी होता है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अध्यादेश बिल हमेशा अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया जाता है। अध्यादेश बिल अंग्रेजी भाषा में जारी किया जाता है। ठीक है, हाँ, तो ओनली ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसको जारी किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अंग्रेजी भाषा में ही जारी किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें,
सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि अध्यादेश की जो अवधि होती है, अध्यादेश की जो अवधि है वो 6 माह की होती है। कितनी माह की होती है? 6 माह की। ठीक है, अध्यादेश की अवधि 6 मंथ की होती है, 6 माह की इसकी अवधि होती है। लेकिन बात करूं यहां पर मैं तो क्या अधिकतम लगातार कितने अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अधिकतम लगातार 6 अध्यादेश जारी हो सकते हैं। 6 अध्यादेश का मतलब क्या? 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए ये जारी हो सकते हैं। कितने? 6 अध्यादेश, यानी कि मैक्सिमम 3 वर्ष तक है। सॉरी, बाय मिस्टेक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो है ये बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने जो है। तो अगर पूछ ले आपसे कि अधिकतम इसकी समयावधि पूछता है, जो है बाय मिस्टेक लिखवा दिया एक पॉइंट। ठीक है, अगर पूछ ले आपसे इसकी अधिकतम समय की अवधि, ठीक है, अधिकतम समय की अवधि, प्रश्न ऐसा बनता है कि अधिकतम कितनी बार, ऐसा कुछ नहीं है, अधिकतम समय के लिए अवधि पूछ लेता है कि अधिकतम समय के लिए अपने इसकी अवधि कितने दिन तक ये जो है जारी होने की अधिकतम समय अवधि कितनी होती है। ठीक है, क्योंकि अध्यादेश की अवधि एक बार 6 माह के लिए होती है। ठीक है, तो ऐसा मतलब इसमें एक प्रश्न और बनता है कि अधिकतम समय के लिए राज्यपाल कितने दिन के अंदर अंदर इसको जारी कर सकता है अध्यादेश को। तो ध्यान रखेंगे, अध्यादेश बिल को जारी करने के लिए अधिकतम समय अवधि कितनी होनी चाहिए? अधिकतम समय अवधि, इसके लिए ध्यान देंगे आप लोग, 21 दिन की होनी चाहिए। 21 दिन के अंदर अंदर अगर जारी कर दिया तो ठीक है, नहीं तो अगर राज्यपाल ने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके इसको जारी नहीं करता है तो ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। 21 दिन के अंदर अंदर इसकी अधिकतम समय अवधि के अंदर इसको जारी करना होता है। ठीक है, बताऊंगा आपको मैं क्या होता है, पहले मैंने इसको सारा डिटेल इसकी लिखवा दी है। अब बात करें अध्यादेश के बारे में, तो अध्यादेश को सत्ता पक्ष लेकर आती है, सत्ता पक्ष लेकर आती है, सत्ता पक्ष। और कब लेके आती है सत्ता पक्ष इसको? तो वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यादेश हमेशा सत्र की अनुपस्थिति में लागू होता है। क्या होता है ये? सत्र यानी कि सेशन, सत्र की अनुपस्थिति में यह लागू किया जाता है। सत्र की अनुपस्थिति में अध्यादेश बिल को सत्र की अनुपस्थिति में लागू किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मेन पॉइंट है। तो साथ में आपकी पॉलिटी भी हो रही है और हरियाणा जी के भी साथ साथ। ठीक है, तो बिल्कुल, तो क्या बताया मैंने आपको, अध्यादेश बिल संविधान के 25 आर्टिकल में है 213 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या बताया आपको मैंने? अध्यादेश बिल संविधान के अनुच्छेद नंबर 213 में है। दूसरा पॉइंट, इंग्लिश भाषा में जारी कर सकते हैं, यानी कि हमेशा इंग्लिश अंग्रेजी भाषा में ही जारी होता है। भाई तीसरा पॉइंट क्या है? यह सत्र की अनुपस्थिति में, जब सेशन नहीं चल रहा हो तो उसी टाइम पर अध्यादेश बिल लेकर आ सकते हैं, यानी कि उस टाइम पर ही इसको यानी कि अध्यादेश को लेकर आया जा सकता है। उसके बाद अवधि एक अध्यादेश 6 माह के लिए लागू होगा, उसके बाद इसको आप पक्का बिल बना सकते हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए 6 मंथ के लिए। उसके बाद जारी करने के लिए अधिकतम समय अवधि कितनी होनी चाहिए? 21 दिन की, इसके अंदर अंदर जारी होना चाहिए, और सत्ता पक्ष इसको लेकर आती है। ठीक है, अब होता क्या है आपको मैं बता देता हूं। देखो, पहली बात तो अपने संविधान में अध्यादेश बिल ये बनाया गया था कि अगर कोई आपातकाल स्थिति में अगर आपको कोई बिल पास करना पड़ भी जाए और उस टाइम पर भारतीय संसद न लगी हो, यानी कि राज्यों की विधानसभा न लगी हो या भारत की संसद न लगी हो, यानी कि उसके सत्र की छुट्टियां चल रही हो, तो जिस टाइम पर सत्र न चल रहा हो उस टाइम पर सत्ता पक्ष अपने कैबिनेट मिनिस्टर से साइन मरवा के अध्यादेश को जारी करवा सकती है। सेंटर का अध्यादेश है तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है, स्टेट का है तो राज्यपाल जारी कर सकता है। यह कंडीशन होती थी पहले। ठीक है, पहले क्या, आज भी। ठीक है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो कंडीशन यही है कि सतर की अनुपस्थिति में, जब सतर सतर जब चल नहीं रहा हो उस टाइम की बात है ये, ठीक है। जिस टाइम पर सतर नहीं चल रहा हो, सतर की अनुपस्थिति में अपने इस बिल को आपातकालीन स्थिति के लिए पेश किया जा सकता है। आपातकाल तो उसी टाइम होता है जब भाई सतर भी नहीं चल पा रहा हो और कोई आपातकालीन कंडीशन इंडिया, जैसे कि अपने कोविड आया था तो कोविड में अध्यादेश बिल पास हो सकते हैं, ठीक। बट और कोई कंडीशन आपातकालीन स्थिति हमारे देश में हो या कोई आपातकालीन कोई अपने इंडिया में अपने युद्ध चल रहा हो, इंडिया बाहर तो रे बका किसी और देश के साथ, उस आपातकालीन स्थिति में अगर सतर नहीं चल पा रहा है तो उस आपातकालीन स्थिति में सतर की अनुपस्थिति में लाया गया सत्ता पक्ष के द्वारा बिल अध्यादेश होता है। ये होता है अध्यादेश, राइट, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, इसका दुरुपयोग भी करते हैं और इसका सदुपयोग भी करते हैं। सदुपयोग तो कब होगा बच्चों? सदुपयोग तो तभी होगा जब आपातकालीन स्थिति हो और सतर भी नहीं चल पा रहा हो, तो उस टाइम पर सरकार तो कर सकती है कोई भी बिल पास करने के लिए, ठीक है, हाँ, जनता की भलाई की, पब्लिक के लिए। लेकिन आजकल इसका दुरुपयोग कैसे होता है? दुरुपयोग ऐसे होता है जब सत्र चल रहा होता है, जब इंडिया में लोकसभा या स्टेट में विधानसभा में कोई भी सत्र, मानसून, शीतकालीन या बजट सत्र जब चल रहा होता है, उस दौरान सत्ता पक्ष कई बार क्या होता है, कोई आम बिल लेके आती है, तो आम बिल पास करने के लिए तो मेजोरिटी 2/3 का होना चाहिए ना, मेजोरिटी 2/3 का होता है बच्चे। कोई भी आम बिल पास करने के लिए 2/3 का मेजोरिटी होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो उसके लिए विपक्ष की भी मंजूरी है। विपक्ष ने मान लीजिए विरोध कर दिया, सत्ता पक्ष को बिल ले आई, विपक्ष ने उसका विरोध कर दिया, 2/3 मेजोरिटी मिल नहीं पाया, बिल हो गया रद्द, और बिल रद्द हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, यानी विपक्ष अपनी भड़ास निकालने के लिए, सत्ता पक्ष अपनी भड़ास निकालने के लिए कई बार उस बिल को जबरदस्ती लागू करने के लिए जैसे ही वो सेशन अब्सेंट होता है तो सत्र की अनुपस्थिति में उसको अध्यादेश में तब्दील कर देती है। तो ये है, तो इसका ये दुरुपयोग है कई बार, ठीक है, क्योंकि विपक्ष ने उसका विरोध किया था फिर भी उन्होंने वो उसको लागू कर दिया, क्योंकि जबकि वो लोकल आम बिल था। और स्टेट ऑर्डिनेंस बिल आपको बताऊं मैं, हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग इसके बारे में। तो मेन पॉइंट तो यही है, इसके आर्टिकल, इसकी लैंग्वेज, सत्र की अनुपस्थिति में अवधि, जारी करने की अवधि, और हमेशा कौन लेके आता है इसको, भाई सत्ता पक्ष लेके आती है, ठीक है, हाँ, अध्यादेश बिल। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्य में स्टेट गवर्नर, दोनों इसको, वो सेंटर में, और ये देखिए एक पॉइंट और ध्यान रखिए इसमें, राज्यपाल अध्यादेश के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, जारी करे तो करे ना करे, ऐसी कोई इसके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। इसका मतलब क्या, यानी कि भारत में तो राष्ट्रपति अध्यादेश के प्रति क्या नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश के प्रति कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, ठीक है, लगे तो उसको जारी कर देना, तो ना भी करे, नहीं पता हो तो, ठीक है, हाँ, उत्तरदायी नहीं होता इस रिस्पॉन्सिबल का मतलब। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, राज्य में अध्यादेश के प्रति राज्यपाल उत्तरदायी नहीं होता। तो ये आपको मैंने कंप्लीट बता दिया है अध्यादेश, ठीक है, स्टेट ऑर्डिनेंस बिल कंप्लीट आपको ब्रीफ से यहां पर बता दिया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, वही वापस उसी पेज पर चलते हैं, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, हाँ, ये था अध्यादेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो अध्यादेश जारी करेगा, तो ये पहली पावर है इसके पास, ठीक है, अध्यादेश की पावर है इसके पास पहली, आर्टिकल 213 के अनुसार। दूसरा पॉइंट, यह विधानसभा को भंग कर सकता है, क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। विधानसभा को भंग कर सकता है राज्य का भाई राज्यपाल,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद भाई अब देखते हैं तो यह बजट के ऊपर भाषण देता है। जब भी बजट लागू, जब भी देश में, सॉरी देश में नहीं पढ़ना, राज्य में, क्योंकि हम तो राज्य की बात कर रहे हैं। देश में होगा तो राष्ट्रपति के पास आएगा, ठीक है। देखिए देश में तो बजट के ऊपर भाषण देश का राष्ट्रपति देता है, और राज्य में बजट के ऊपर भाषण, राज्य के बजट के ऊपर भाषण राज्य का राज्यपाल देगा। यानी कहने की बात यह है, भारत में तो, देश में तो बजट पर भाषण देगा देश का राज्यपाल, और राज्य में राज्य के बजट के ऊपर भाषण देगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। हाँ, तो बजट पर यह भाषण देता है। दूसरा, इसका भाषण तैयार कौन करता है? तो बजट के लिए भाषण तैयार करता है विधानसभा स्पीकर। कौन तैयार करेगा? विधानसभा स्पीकर, ठीक है भाई। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, बजट वाली बात। और बजट इस आर्टिकल में है राज्य का बजट। तो याद रखेंगे आप लोग जो है, इसमें बजट अपने इंडिया का जो है 112 में आता है, आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में बजट है किसका? हमारे देश का, ठीक है। किसका है जी? देश का बजट है। और राज्य का बजट किस में है? 202 में। इसके इक्वल राज्य का किस में है? 202 में। सेंटर का बजट 112 में, राज्य का बजट 202 में, ठीक है। हाँ, चलिए धन विधेयक और इसमें और क्या आते हैं? वित्त विधेयक भी आते हैं। वित्त विधेयक भी का भी जिक्र होता है, लेकिन वो स्टेट लेवल के अलग हैं और सेंटर लेवल के अलग हैं। तो हमेशा इसको ध्यान में रखना है। चलिए, सेंटर बजट 112 और राज्य बजट किसमें बच्चों? भाई 202 में। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलता हूं भाई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चे, राज्यपाल भाई अनुच्छेद 356 के तहत, राज्यपाल अनुच्छेद भाई 356 की पावर भी इसके पास, 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए देश के राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए किसको सिफारिश कर सकता है? राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। किस कंडीशन में भाई? जब क्या हो, हमारे राज्य के अंदर कोई स्थिर सरकार न चल रही हो, कोई स्थिर गवर्नमेंट न चल पा रही हो, या फिर इलेक्शन होते हैं किसी के पास मेजोरिटी ना आया हो, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन, या अव्यवस्था फैल रही हो, उस कंडीशन में भी लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन के लिए पर कई कंडीशन होती हैं, कोई एक कंडीशन नहीं है। राष्ट्रपति शासन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। क्या? अगर बहुमत नहीं है किसी सरकार के पास, उस कंडीशन में भी लग सकता है। इलेक्शन हुआ, किसी के पास बहुमत नहीं आया, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ठीक है। या फिर क्या उस राज्य में अस्थिरता चल रही है, कोई स्थिर सरकार नहीं बन पा रही, ठीक है, स्थिर सरकार यानी चल ही नहीं पा रही, कोई 2 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए, तो उस कंडीशन में भी लग सकती है, ठीक है। या फिर कोई यहां पर राज्य में कुछ कोई सांप्रदायिक, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी हो जाए जो है, तो उस कंडीशन में काफी माहौल खराब हो जाए, तो राज्य की अव्यवस्था खराब हो गई, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन को चल जाएगा। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए हमेशा राज्यपाल ही सिफारिश करेगा, किससे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति शासन उसमें लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मुख्यमंत्री हट जाता है और राष्ट्रपति का उसके ऊपर पावर आ जाती है। इस स्टेट को चलाएगा कौन? राज्यपाल चलाएगा, ठीक है। हाँ, राज्यपाल चलाता है, तो राज्यपाल ही चला पाएगा इसको, स्टेट को, यानी कि इस कंडीशन के अंदर। तो ये जो कंडीशन है, ये इसके पास पावर है,
क्या है इसके पास? ये भाई इसके पास पावर। और यह 5 साल के बाद 5 साल के बाद विधानसभा का विघटन भी करता है। विघटन का मतलब अगले इलेक्शन के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो भी विधानसभा को भंग भी कर सकता है और विधानसभा को का विघटन भी कर सकता है। विधान सभा का विघटन, विधानसभा का विघटन भी कर सकता है, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए जी भाई नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, अब हरियाणा के राज्यपाल कर लेते हैं कुछ बेसिक जानकारियां उसके बारे में। पहला कौन है, अब वर्तमान में कौन राज्यपाल है, ठीक है। ऐसी कुछ एक्टिविटी। तो देखिए भाई बात करूं मैं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन से थे, ठीक है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे धर्मवीर सिंह। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल धर्मवीर सिंह थे। धर्मवीर सिंह राज्यपाल के पद पर थे 1 नवंबर 1966 में, ये पहले बने थे, ठीक है। लेकिन भैया यहां पर मैं बात करूं मैं हरियाणा के बारे में, तो धर्मवीर सिंह के बाद हरियाणा का सर्वाधिक समय के लिए राज्यपाल कौन था? तो हरियाणा के सर्वाधिक समय के लिए राज्यपाल के पद पर रहे हैं, सर्वाधिक समय के लिए राज्यपाल के पद पर ये वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल से थे ये, पश्चिम वेस्ट बंगाल से। धर्मवीर सिंह कहां से थे बच्चे? धर्मवीर सिंह थे जिला बिजनौर, बिजनौर जिला से थे। और बिजनौर जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश में, यूपी के अंदर पड़ता है बिजनौर जिला, राइट। हाँ मैंने आपको बताया था राज्यपाल तो उसी राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता, दूसरे राज्य का व्यक्ति ही राज्यपाल बनेगा। और वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती ये राज्यपाल हरियाणा के रहे। ये कहां से थे? पश्चिमी बंगाल से। सबसे अधिक कार्यकाल था वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का, लगभग 8 साल के करीब पट रहे थे, ठीक है, करीबन। उसके बाद हैं भाई न्यूनतम समय, हरियाणा के न्यूनतम समय के लिए राज्यपाल। तो न्यूनतम समय के लिए कार्यकाल किसका रहा है? न्यूनतम समय का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? तो बताइएगा आप लोग इसके बारे में, है जी। भाई न्यूनतम समय के लिए राज्यपाल का पद किसका? और वर्तमान राज्यपाल दोनों पॉइंट। वर्तमान राज्यपाल दोनों देख लेते हैं। तो न्यूनतम समय के लिए राज्यपाल थे ओपी वर्मा। ओपी वर्मा का मतलब ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, ओपी वर्मा, ठीक है, ओम प्रकाश वर्मा। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, ठीक है, ये प्रश्न भी बाप से पूछ लेगा। तो वर्तमान राज्यपाल है असीम कुमार घोष। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल असीम कुमार घोष हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको आप भाई नोट डाउन भी कर सकते हो, स्क्रीन शॉट भी इसका लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। इसने बंडारू दत्तात्रेय का वो लिया है, ध्यान रखेंगे, बंडारू दत्तात्रेय, असीम कुमार घोष, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट असीम कुमार घोष के बारे में। तो भाई बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसको नोट करेंगे, फिर हम
आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल से हैं असीम कुमार घोष भी, बंडारू दत्तात्रेय का इसने वो लिया है। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। तो असीम कुमार घोष ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल से, कहां से हैं, पश्चिम में बंगाल से हैं। ठीक है, ओपी वर्मा कहां से थे, उत्तर प्रदेश से, कहां से थे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ओपी वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा, भाई यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। आपको मैंने सभी के बारे में बता दिया है। और 5 दिन के लिए बने थे 2004 में, 5 दिन के लिए बने थे। ओपी वर्मा भाई कितने दिन के लिए बने थे, 5 दिन के लिए बने थे, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, हाँ कितने दिन के लिए बने, 5 दिन के लिए। चलिए तो यहां पर लिख दिया है 5 दिन के लिए बने। कब बने, 2004 में। असीम कुमार घोष ये वर्तमान में है, क्या है, वर्तमान में है अभी, ध्यान रखेंगे, वेस्ट बंगाल, राइट। धर्मवीर सिंह 66 में। तो ये आपकी डिटेल मैंने आपको बताई है राज्यपाल के बारे में। किसके बारे में, राज्यपाल, पहला, अधिकतम समय, न्यूनतम समय, वर्तमान। ठीक है, ध्यान रख लेंगे ना आप, बिल्कुल आपको भी ध्यान में रखना है इसके बारे में। 66 में कौन कब था, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के ऐसे राज्यपाल हैं, इनके नाम से एक नहर भी है भिवानी में, इनके नाम से भिवानी नहर का नाम दिया गया था। भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या नाम दिया था, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। और भिवानी नहर की स्थापना कब हुई थी, 1972 में। तो ध्यान में रखियो, इनका नाम भिवानी नहर के नाम से भी दिया गया था, इसका नाम। ठीक है, भिवानी नहर का दूसरा नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी किया गया था, नहीं पता हो तो, इसी के भी कार्यकाल में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि राज्यपाल का टॉपिक आपको भाई बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चे आज का हमारा इतना ही सेशन काफी है, राज्यपाल कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ शुरुआत होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।